हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम साहिल शर्मा है एंड वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज हम एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, इन सभी एग्ज़ाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है जीएस का। तो जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमिक्स। तो आज हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शायद आपको पता होगा सीजीएल और सीपीओ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जनरली 4 सेक्शंस आते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। तो सीजीएल के एग्ज़ाम में जीएस का सेक्शन फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं। तो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इकोनॉमी से हमारे पास सीजीएल के एग्ज़ाम में हमारे पास इकोनॉमी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 से 4 क्वेश्चंस तक आएंगे। मतलब टोटल आप 6 नंबर, अगर हम राउंड ऑफ देखें कि अगर हम इनका बीच का मान लें कि भाई 3 क्वेश्चंस आते हैं तो 6 मार्क्स की इकोनॉमिक्स सीजीएल के प्री एग्जाम्स में आती है। उसके बाद अगर हम सीपीओ का देखें तो सीपीओ में ये वेटेज थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि सीपीओ में हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के। तो 50 क्वेश्चंस में से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6-7 क्वेश्चंस हमें इकोनॉमी से मिल सकते हैं। तो 6-7 क्वेश्चन मतलब हम अगर राउंड ऑफ करके देखें इसको तो हम मान सकते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास 6 क्वेश्चंस आए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 मार्क्स का हमारा इकोनॉमिक्स आएगा। तो इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सीजीएल और सीपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अभी इकोनॉमिक्स एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट एज इन कि इसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज बहुत ही कम है। तो अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और अगर आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको शायद क्वेश्चन सोल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इकोनॉमिक्स हमारा टॉपिक है आज का। अब इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो जैसा कि शायद आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट होता है जिसमें हम किसी इकोनॉमिक सिस्टम की एज अ होल स्टडी करते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट होता है जिसके अंदर हम एक माइक्रो लेवल पे किसी छोटे इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी करते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई फैमिली या फिर बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। ये सब चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हमारे सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है वो है, सबसे पहला हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास मेजरली तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है कैपिटलिज्म, उसके बाद हमारे पास होता है सोशलिज्म, और उसके बाद हमारे पास होता है एक मिक्स्ड इकोनॉमी। हम सबसे पहले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो होगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जनरली हम हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स मानते हैं। पहला प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स और उसके बाद हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्लानिंग इन इंडिया। आपको पहले पता होगा कि पहले इंडिया में प्लानिंग कमीशन था जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्लान्स बनाता था। 5 ईयर प्लान्स रिलीज होते थे और बीच में कई बार 2 ईयर प्लान्स भी रिलीज हुए। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्लानिंग इन इंडिया। फिर उसके बाद प्लानिंग के बाद हम अगला पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके क्या क्या सलाइंट फीचर्स हैं। ये एक इंडिया स्पेसिफिक टॉपिक है। अब तक जो प्लानिंग को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो पूरे इकोनॉमिक्स एज अ होल को डील करते हैं, और ये टॉपिक स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में डील करता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
आपको, आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा कि 1991 में इंडिया के अंदर एक फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस हो गया था। तब उस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे बाद में चल के प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये एलपीजी पॉलिसी लॉन्च की थी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले हम, इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम फॉलो करता था। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि हम ना तो बाहर से इतना ज्यादा ट्रेड करते थे और ना ही फॉरेन कंपनीज को इंडिया में प्लांट्स वगैरह प्रोडक्शन सेटअप करने की परमिशन थी। लेकिन उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज का इतना क्राइसिस हो गया कि इंडिया के पास सिर्फ एक वीक तक इंपोर्ट कंटिन्यू करने के लिए पैसा था। तो अब पैसा ही नहीं था, तो पैसा लेने के लिए हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, और इकोनॉमी को ओपन अप करने के बाद बाहर से प्राइवेट फर्म्स और ग्लोबल फर्म्स भी इंडिया में आके अपना प्रोडक्शन और सेटअप करने लगी। उसके बाद इंडिया इस क्राइसिस से बाहर निकला। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम क्या पढ़ेंगे? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब चीजें हम, जीडीपी और जीएनपी वगैरह, ये सब चीजें हम नेशनल इनकम के अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट और इंडिया का कैपिटल मार्केट। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इंडिया का फिस्कल सिस्टम। फिस्कल सिस्टम होता है टैक्सेशन और बजट। इसके अंदर हम टैक्सेशन और बजट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा बैंकिंग इन इंडिया। अगला हमारा टॉपिक होगा बैंकिंग इन इंडिया। फिर बैंकिंग में हम आरबीआई और आरबीआई की पॉलिसीज और आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करता है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में हम देखेंगे कि चीज़ों के प्राइसेस कैसे घटते बढ़ते हैं और उन सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई वगैरह क्या क्या कुछ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो आगे जो हम टॉपिक्स देखेंगे, ये सब अब तक जो हमने देखा, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे पास जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले तो डिमांड एंड सप्लाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसएससी एग्जाम्स के लिए, और एसएससी क्या, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में और समय लगा के समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा प्राइस इलास्टिसिटी। ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड गुड्स। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मेरी हैंडराइटिंग एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, शायद आप सब देख पा रहे होंगे, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, और कुछ हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं इन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर कुछ रेवोल्यूशंस हुए हैं, जैसे कि आप सभी ने सुना भी होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
फिर इन सब को पढ़ने के बाद हम आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी या किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि कुछ मतलब जो ना मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के पार्ट नहीं है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के अंदर ही स्टडी किए जाते हैं, जिनको हम मान लेते हैं कि हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। जैसे कि हमारा पहला मिसलेनियस टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी मान लीजिए आप, वर्ल्ड बैंक, WTO एंड इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सार्क हो गया जिसका इंडिया एक पार्ट है, रीजनल ग्रुपिंग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है हमारे जो सेंसस डाटा आता है, तो हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक्स और इकोनॉमिक सर्वे। डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस आइटम्स होते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उनके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता है एसएससी, सीजीएल या किसी भी इस लेवल के एग्जाम के लिए। तो चलिए आज हम हमारा जो सिलेबस का पहला पार्ट है जो कि है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, वहां से हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक सिस्टम्स 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है कैपिटलिज्म, जिसमें कि सब कुछ प्राइवेट हाथों में होता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है सोशलिज्म। और उसके बाद हमारा अगला टाइप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडिया फॉलो करता है। अभी देखिए कैपिटलिज्म बेसिकली वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, तो इसको जो बेसिकली फॉलो करते हैं वो कंट्रीज हैं यूएसए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और वेस्टर्न यूरोप मतलब जो रशिया से दूसरी तरफ है, मतलब कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्रीज जिसमें आती हैं वो इसको फॉलो करते हैं। सोशलिज्म आजकल अगर हम देखें तो सोशलिज्म पूरे वर्ल्ड ओवर कहीं भी फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम सिर्फ एक कंट्री जिसका हम एग्जांपल दे सकते हैं जो फिलहाल भी सोशलिज्म फॉलो कर रही है वो है नॉर्थ कोरिया। और मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक चाइना एंड इंडिया, ये दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। अभी हम इसके इन सभी टाइप्स के हम सलाइंट फीचर्स पढ़ेंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई इकोनॉमी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सोशलिस्ट सोसाइटी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कैपिटलिज्म है वो कैपिटलिज्म की थ्योरी है खुद की, उसके ऊपर चलती है। जो सोशलिज्म है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, उसके प्रोपाउंडर थे कार्ल मार्क्स। तो जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी के ऊपर जो सिस्टम चलता है वो सोशलिज्म है। और उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी, ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। इसके लिए कोई ऐसा थिंकर या ऐसा कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल सिस्टम है। प्रैक्टिकल सिस्टम मतलब कि ना किसी ने ये आइडियोलॉजी दी है, इसके बारे में भी थिंकर्स हैं, इसके लिए भी थिंकर्स हैं, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जो इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों के अच्छे फीचर्स उठा के और उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि कैपिटलिज्म के अंदर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होता, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मार्केट। कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता, सारा प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर ही करता है, प्राइवेट कंपनीज ही प्रोड्यूस करती हैं। कितना प्रोड्यूस करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, कैसे प्रोड्यूस करती हैं, कितना उसका कॉस्ट रखती हैं, ये सब मार्केट डिसाइड करता है और प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। वहीं सोशलिज्म में सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है,
गवर्नमेंट ही ओन करती है, गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है और गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं होता। और मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारे पास क्या होता है कि दोनों अवेलेबल होते हैं, गवर्नमेंट भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। जैसे कि इंडिया में कुछ सेक्टर्स हैं जहां गवर्नमेंट काम करती है, जैसे हमारे यहाँ रेलवे सरकारी हैं, हमारे पास सरकारी बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो इस तरह का सिस्टम होता है। फिर उसके बाद इन इकोनॉमिक सिस्टम के कुछ और अगर हम बात करें तो ये जो प्रोडक्शन होता है इसका मोटिव क्या होता है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्रोडक्शन का सिर्फ एक मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट। कोई भी प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही प्रोडक्शन करती है, उसका और कोई मोटिव नहीं होता। कंज्यूमर्स की डिमांड को वो सेटिस्फाई करेंगे, उससे उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम सोशलिस्ट की बात करें तो सोशलिस्ट में प्रोडक्शन होता है टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल, कि किसको क्या जरूरत है। यहां ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि किसको क्या चाहिए, मतलब कौन क्या चाहता है, वांट और नीड, इन दोनों चीजों में आपको फर्क समझना होगा। यहां पर बात नीड की है कि अगर आपका 2 रोटी से पेट भर जाता है तो गवर्नमेंट आपको 2 रोटी ही देगी। अगर आप चाहोगे आप गुलाब जामुन खा लो तो आप अपनी मर्जी से गुलाब जामुन नहीं खा सकते। वहीं अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मोटिव्स होते हैं। गवर्नमेंट वेलफेयर मोटिव भी होता है कि भाई सबको खाना मिले, सबका इलाज हो, सब बैंक जा सकें, सबका फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूजन हो। और साथ ही साथ प्रॉफिट मोटिव भी होता है कि जो प्राइवेट बैंक्स चल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपने प्रॉफिट के लिए चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अगले फीचर्स हैं। अगले फीचर्स की हम बात करें तो इसमें कंज्यूमर सोवरेनिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब ये कंज्यूमर सोवरेनिटी होता क्या है, तो सबसे पहले हमें सोवरेनिटी का मतलब समझना होगा कि सोवरेनिटी का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, मतलब दैट्स द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर। सबसे ऊपर डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो सोवरेनिटी होती है। जैसे कि इंडिया में अगर इंडिया के लिए कोई भी डिसीजन लेना होगा तो इंडिया के लिए सोवरेन कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब उससे ऊपर इंडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई इंडिया को कुछ कह नहीं सकता। तो यहां पर कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब है कि कंज्यूमर जो चाहेंगे वही होगा। प्रोडक्शन किसके लिए होगा, कंज्यूमर्स के लिए। ये कंज्यूमर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ नीड, कि किसको क्या जरूरत है। यहां कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब यह है कि कंज्यूमर जो चाहे वो खरीद सकता है। अगर कंज्यूमर चाहे कि मुझे सिर्फ खराब खाना खाना है, मैं पूरे दिन सिर्फ गुलाब जामुन ही खाऊंगा, तो वो यहां चल सकता है, लेकिन यहां वो नहीं चल सकता। यहां गवर्नमेंट सबको जिसको जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से दिया जाएगा सबको। और यहां पर तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि दोनों के फीचर्स, तो इसका मतलब यहां दोनों मोटिव होते हैं। यहां कंज्यूमर सोवरेनिटी तो होती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको रेगुलेट भी करती है, कि जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, लोगों को फ्री में खाना देती है, सब्सिडाइज्ड रेट पर खाना मिलता है, तो वो सब यहां गवर्नमेंट चलाती है। यहां पर जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस डिटरमाइन यहां पर करती है मार्केट फोर्सेस। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या क्या होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। किस चीज की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, सिर्फ उसके बेस्ड पर ही यहां पे प्राइस डिसाइड होता है। जैसे कि अभी आप सब देख रहे होंगे कि इंडिया में टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ गई है, क्योंकि टमाटर की डिमांड तो उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम हो गई है। तो जब सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो उस चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे। और जब दोबारा हमारे पास रेगुलर सप्लाई आएगी और उसकी डिमांड उतनी रहेगी तो उस चीज़ के प्राइस फिर से गिर जाएंगे। तो प्राइस मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है
कि कोई किसी चीज की क्या कीमत होगी। मार्केट फोर्सेस का यहां कोई रोल नहीं होता। अब जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है जो कि जिसको हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। यहां जो प्राइस मैकेनिज्म होता है, प्राइस जनरली तो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है कि जैसे कि टमाटर की कीमत बढ़ गई है तो बढ़ने दो, गवर्नमेंट उसको ज्यादा चेक नहीं करेगी, जनरली बाय मार्केट फोर्स। जनरली बाय मार्केट फोर्सेस। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि दवाइयां हैं, अगर कोई दवाई है जिसका प्रोडक्शन बहुत कम है लेकिन वो लाइफ सेविंग ड्रग है, मतलब उससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है, कैंसर की दवाई है, हार्ट के स्टेंट्स हैं, इन सब चीजों को प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट भी करती है ताकि वो आम लोगों के लिए भी अवेलेबल हो सके, आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सके और सबकी जान बच सके। तो ये हमारे तीनों टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स थे। अब कल हम इनके बारे में थोड़ा और देखेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, और आजकल जैसे हम बात कर रहे हैं क्वार्टरनरी सेक्टर के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो साइंटिफिक एडवाइजर वगैरह होते हैं वो सब आता है। तो अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल अगली क्लास में फिर मिलते हैं।